नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। भाई, मेरी इस पीली टी शर्ट का एक ही मतलब है कि आज तेलुगु टाइटंस के कोच श्रीनिवास रेड्डी साहब इस इंटरव्यू में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब इनके साथ जो हमारा एक रिश्ता है वो बड़ा पर्सनल लेवल का है। वैसे तो हर एक कोच के साथ, हर एक खिलाड़ी के साथ है, बट श्रीनी भाई उन चुनिंदा कबड्डी खिलाड़ियों और कोचेस में से एक हैं जिनके साथ बैठकर हमें कमेंट्री करने का मौका मिला है। और तेलुगु टाइटंस जैसी फैंस की बड़ी चहेती टीम के ये कोच हैं। सो बहुत बहुत स्वागत आपका श्रीनी गारू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। श्रीनी भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सब जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा कबड्डी जो देखी जाती है टीवी पर वो आपके एरिया में देखी जाती है, तेलंगाना और आंध्रा में, जो तेलुगु टाइटंस का होम बेस है। और इस टीम के साथ बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर रहे हैं, आप जैसे सुपरस्टार कोच भी आ गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस टीम ने अब तक कोई टाइटल भी नहीं जीता, फाइनल भी नहीं खेले। तो एज अ कोच आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं और क्या विजन लेकर आ रहे हैं टीम के लिए? तो पहली बात तो सुनील भाई, मैं यही कहूंगा, जब मेरा प्रो कबड्डी का जो शुरुआत है सीजन 2 के साथ हुआ था तेलुगु टाइटन के साथ एज ए असिस्टेंट कोच, क्योंकि 2014 एशियन गेम में आई वाज अ कोच फॉर अ कोरियन टीम। तो वहां पर हमने फर्स्ट टाइम कोरियन टीम के लिए मेडल दिलवाया, ब्रॉन्ज मेडल। उसके जी। बाद मुझे पहली बार तेलुगु के लिए काम करने का मौका मिला एज ए असिस्टेंट कोच अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर उदय कुमार साहब। उस टाइम मैनेजर थे जगमोहन जी। तो ये सब राव सर की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने या, रेकमेंड किया था मुझे तेलुगु में, क्योंकि यंगस्टर है, थोड़ा करने का इसके पास जज्बा है। तो आई वुड लाइक टू थैंक, ये मौका है उनको थैंक्स बोलने के लिए, राव साहब को और दूसरा उदय कुमार साहब को। और मेन इंपॉर्टेंट तेलुगु टाइटन जो टीम है, जैसा आपने कहा, तेलुगु के अंदर बहुत सारा सुपरस्टार पैदा किया है। इसके अंदर राहुल चौधरी हो, सुकेश हेगड़े हो, प्रशांत कुमार राय, चंद्रन रंजीत, दीपक निवास हुड्डा, जो कई खिलाड़ी, संदीप खंडोला, बहुत सारे खिलाड़ी जो थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टार उभर के आए। क्योंकि तेलुगु टाइटन जो टीम है, यहाँ से जो स्टार का मैं ये कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहूंगा। तो यहाँ से जो टीम है बहुत सारा स्टार को पैदा करके छोड़ा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जैसे आपने कहा था, जो टाइटल अभी तक जीत नहीं पाई। इसके लिए कई कारण होता है, आपको भी मालूम है। कमेंट्री के अंदर क्या होता है ना, जो टीम जो कॉम्बिनेशन है जो बनना, कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है। टीम बनने के बाद जो टीम किस कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रही है, तो टीम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 तो तेलुगु टाइटन का जो परफॉर्मेंस था टॉप लेवल पे था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, जैसे सेमीफाइनल जो मैच होता था वहां पर वो हर्डल पार करके फाइनल तक हमने नहीं जा पाया। तो इसी का हमारा दुख भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा था, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स फ्रॉम द तेलुगु स्टेट्स, जितने भी प्रो कबड्डी के जो फैंस है, तेलुगु टीम चाहे हारो या जीतो, बट हमेशा तेलुगु के फैंस तेलुगु टाइटन के लिए सपोर्ट किया है। मेरा भी एक उम्मीद था, मेरा भी एक ख्वाहिश था, क्योंकि जिस टीम के साथ मैंने डेब्यू किया था उस टीम को हेड कोच बनने का मेरा भी एक ड्रीम था। और वो ड्रीम इस सीजन के अंदर फुलफिल हुआ है। बट लकीली हमने इस बार पूरा यंगस्टर्स को वो टीम बनाया, क्योंकि 95% ऑफ द जो प्लेयर्स है पूरा यंगस्टर्स है, एक्सेप्ट परवेज बेसवाल और दूसरा जो पवन कुमार शेरावत, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, रिसेंटली गॉट द गोल्ड मेडल फॉर द एशियन गेम्स फॉर द इंडिया। तो ये हमारे कुल मिला के एक टीम है। बट इस बार हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि हमने एक कदम आगे बढ़ के, एक एक कदम आगे बढ़ के आगे जाना चाहता है। यही हमारा एक प्लान है फिलहाल तो। बिल्कुल, आपका प्लान बड़ा जबरदस्त है। और एज अ कोच मैं आपको बड़ी अप क्लोज जानता हूँ। इतना हमने कबड्डी के बारे में बात की है श्रेणी भाई। एक और चीज जो एक एज अ पैटर्न मैंने नोट किया है, हमारे फैंस भी नोट करते हैं, कि तेलुगु टाइटंस को सुपरस्टार रेडर्स बड़े अच्छे लगते हैं। पहले 5 सीजन में राहुल चौधरी थे, उसके बाद सिद्धार्थ देसाई आए, और इस बार पवन शेरावत। तो क्या ये ऑलरेडी माइंडसेट था ऑक्शन में जाने से पहले कि हमें फिर से एक सुपरस्टार रेडर चाहिए? नो, वो आपने जैसा कहा था ना, व्हेन द राहुल चौधरी केम इनटू द तेलुगु टाइटन एज ए प्लेयर, वो उस टाइम सुपरस्टार नहीं था। तेलुगु टाइटन में आने के बाद वो सुपरस्टार बन गया था। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि राइडिंग जो है तेलुगु का ऑलवेज स्ट्रेंथ था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक स्ट्राइक राइडर होना टीम के अंदर बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट चाहे तेलुगु हो, चाहे XYZ जो भी टीम है, क्योंकि जब तक आपके टीम के अंदर कोई स्ट्राइक राइडर नहीं होता है ना, तो जो डिफेंस है खुल के नहीं खेल पाती है। क्योंकि आपके पास ऐसे राइडर होना चाहिए जो मैच के अंदर सिंगल हैंडेडली मैच को जिताने का पूरा क्षमता होने वाला प्लेयर होना चाहिए। लाइक यू सेड, राहुल चौधरी अनडाउटेडली सुपरस्टार प्लेयर, मनिंदर सिंह, पवन कुमार शेरावत, ये सब दिग्गज खिलाड़ी है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली
मैच को जिताने का क्षमता रखता है। अभी जैसे जयपुर पिंक पैंथर है, जो अर्जुन देसवाल हर मैच के अंदर मिनिमम 10 पॉइंट तो लाता ही लाता है। तो ऐसा खिलाड़ी टीम के अंदर रहने से क्या होता है, डिफेंस का भी जो स्ट्रेंथ है और डबल हो जाता है, क्योंकि बाकी खिलाड़ी भी जो है ना, उनके छत्र छाया के अंदर उभर के ऊपर आ जाता है। तो जैसा नवीन कुमार है, अनबीटन 19 to 20 कंसिस्टेंट सुपर 10 मारा है, क्योंकि दबंग दिल्ली एक जमाने में टेबल के बहुत नीचे रहता था। ऑल ऑफ सडन वंस नवीन केम इनटू द टीम, तो टीम का हुलिया बदल गया। टीम का जो ट्रॉफी एक बार सेमीफाइनल आएगा, उसके बाद फाइनल जीता, ट्रॉफी जीत गया। तो हर टीम को एक सुपरस्टार रेडर की बहुत ही जरूरी है। ये प्रो कबड्डी का मैं ये मानता हूँ, ये तो फैक्ट है, सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, टोटली। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलग अलग माइंडसेट के कोच होते हैं। श्रीनी भाई की माइंडसेट, इनका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि एक स्ट्राइक रेडर तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो अकेले दम पे मैच जितवाने की क्षमता रखता हो। तो वो पहले राहुल चौधरी थे, फिर सिद्धार्थ देसाई आए, चलो ज्यादा फिट नहीं थे, अब पवन सेहरावत आ चुके हैं। लेकिन कुछ आप धनराशि सोच के गए थे कि 2 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ 70 लाख तक हम जाएंगे, पवन को लेके आएंगे, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत था? नहीं, इसके अंदर हमारा दो क्लियर स्ट्रेटजी था व्हेन वी आर गोइंग इनटू द ऑक्शन, राइट, एंड वी हैव टू बिड फॉर द मनिंदर सिंह। हम मनिंदर सिंह के लिए 2 करोड़ 25 तक हमने कोशिश किया था। अनफॉर्चुनेटली हमने फाइनल बिड भी हमारा था, बट वो लोग एफबीएम यूज किया था। इसी के कारण बंगाल वॉरियर्स ने उसने वापस अपने टीम में उसको जगह बना लिया। तो हमारा नेक्स्ट प्लान भी था पवन कुमार शेरावत, क्योंकि वो पवन था जिसका जो करियर था गुजरात जेन्स के साथ 4 लाख के अंदर शुरुआत हुआ था। एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर उसने शुरुआत किया था, बट ऑल ऑफ सडन वंस ही केम इनटू द बेंगलुरु बुल्स, ही बिकम ए ऑल सुपरस्टार राइडर, मल्टी पॉइंट स्कोरिंग राइडर है। उसके पास, एक राइडर के पास जो चीज होना चाहिए, हैंड टचेस, बोनस, डुबकी, जंप ओवर द चेन, मल्टीपल पॉइंट स्कोर करने का जो क्षमता है, सिंगल हैंडेडली सीजन 6 के अंदर बेंगलुरु बुल्स को चैंपियन दिलाया। ऐसा चैंपियन प्लेयर हर कोच अपने टीम में चाहता है, क्योंकि ऑक्शन से पहले डॉक्टर साहब मैं ये कहूंगा, उसके लिए बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे आपने राइटली सेड, हमने पूरा प्लान एग्जैक्टली किया था। हमने, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है ऑक्शन के अंदर, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, तमिल तलेवास को अगर हमने बीट कर दिया तो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है। तो हमारे दिमाग में यही था, हरियाणा स्टीलर डेफिनेटली दे विल गो ऑल आउट फॉर पवन कुमार शेरावत, बिकॉज उनका जो ऑक्शन प्लानिंग था, उनके जो ऑलराउंडर ए कैटेगरी ओवरसीज प्लेयर से लेके जब तक पवन आया तब तक उन्होंने कभी भी एक बार भी अपना पैडल उठाया नहीं है। तो हमारा ये समझ में आ गया, दे आर वेटिंग फॉर पवन कुमार शेरावत। तो हमारा भी प्लान ये था, अगर उनको बीट करना है तो उनका जो फाइनल बिड मैच प्राइस है उसको क्रॉस करना है। उसके लिए हमने पूरा एक नोट बना के आए थे, उसको एक्सरसाइज किया था। ऐसे ब्लाइंडली आके हमने ऑप्शन में नहीं बैठा था, उसके प्लान ए, प्लान बी और मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ के, और बीट करना है तो कैसे बीट करना है, तो वो एक्सरसाइज करके आया। बट लकीली हमारा जो प्लान है एग्जीक्यूट हुआ है, बट हरियाणा ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हमने स्ट्रेटेजी बनाया उसके अंदर हम कामयाब हो गया। लकीली वी गॉट आवर इंडियन कैप्टन इनटू आवर तेलुगु टाइटन टीम। और आई स्टिल रिमेम्बर, उसके बाद हरियाणा के फैंस इतने नाराज हुए थे, इतने मुझे मैसेज आए, और आई एम श्योर हरियाणा को मैसेज गए होंगे कि 10 लाख और लगा देते, 5 लाख और लगा देते पवन सेहरावत को, क्योंकि एज यू वेरी राइटली सेड श्रीनी भाई, कि इंडियन कैप्टन जिस दिन ऑक्शन हुई थी उस दिन पवन लैंड किए थे, अभी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे और फोन पे देख रहे थे कि ऑक्शन में क्या चल रहा है। सो अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंडियन कैप्टन, आपके पास अब प्रवेश भैंसवाल भी हैं जो पहले भी थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, और एक ऑप्शन का स्ट्रेटजी और एक बताता हूं मैं। हमने खाली पवन के लिए इंतजार नहीं किया, हमने शार्दुल के लिए भी 2 करोड़ तक गया, क्योंकि हमको शार्दुल नहीं चाहिए था। फजल के लिए 1.5 लाख भी गया, हमारे को फजल नहीं चाहिए था। हमने लोगों को ये दिखाया, हमने हर प्लेयर के पीछे हमने रनिंग किया था, बट अल्टीमेटली हमारा फ्रेम ऑफ माइंड में पूरा प्लान था हमको कौन चाहिए। तो बाकी लोग ये सोचा, ये शार्दुल के लिए भी बिड किया और फजल के लिए भी बिड किया, मनिंदर के लिए भी बिड किया, बिट्टू सिंह के लिए भी बिड किया, फिर फाइनली हमने पवन शेरावत को लिया था। तो क्या होता है ना, ऑक्शन में एक प्लान लेके आप नहीं चल सकते, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी होना चाहिए। तो वो प्लान पूरा हमारा एग्जीक्यूशन बहुत एग्जैक्टली जो हमने एक्सरसाइज करके गया, वो ऑक्शन टेबल पे उतरा है, वो एकदम हमारा लकीली हमको पवन मिल गया है वो।
आई थिंक लकीली नहीं मिला कोच साहब, यू आर बीइंग वेरी हम्बल। आपको पूरी प्लानिंग के साथ पवन मिला है, और पवन का किसी भी टीम में होना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इफ यू लुक एट अदर रेडर्स, यू हैव रजनीश who has become a Telugu Titans boy, you have Vinay Reddu जो लास्ट सीजन डिसेंट खेले थे, बट पवन के अलावा श्रीनी भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रेडिंग डिपार्टमेंट में। Definitely, you rightly said, because once you spend 2 crore 63 lakhs on one player, आपके पास 60% जो बजट है एक प्लेयर के जाने के बाद, आपके पास बचा क्या है? तो आपको हमेशा ये ढूंढना पड़ेगा, आपका एनवाईपी ढूंढ के लाना पड़ेगा, नहीं तो यंग प्लेयर को लाना पड़ेगा, नहीं तो सी या डी कैटेगरी से प्लेयर उठाना पड़ेगा। तो हमने एनवाईपी कैंप के लिए हमने 2-3 महीने का जो कैंप हमने ढूंढ के जो टैलेंट आइडेंटिफाई किया था हमने अलग अलग जगह से, उसके अंदर से 3-4 जो खिलाड़ी है हमारे पास जो हमने ढूंढ के लाए, एक तो संजीवी, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, प्रफुल फ्रॉम अहमदनगर महाराष्ट्र से है, और ओमकार एक कोल्हापुर से है। और ये जो 3 राइडर है, ये डेफिनेटली ये स्टार्टिंग 7 में खेलने का पूरा क्षमता रखते हैं, इनके पास पूरा कैपेसिटी और कैलिबर है। क्योंकि हर खिलाड़ी क्या है ना, जब तक आप किसी बंदे को मौका नहीं देता वो स्टार बन के नहीं आता है। आप बेंच पे बिठा के स्टार नहीं बना सकते, जब तक मैदान के अंदर आप किसी खिलाड़ी को चांस नहीं देंगे तो वो स्टार बनेगा नहीं है। स्टार बनने के लिए मैदान के अंदर लड़ना पड़ता है। जिस टीम में कोई नहीं रहता है ना, और उस टीम से सुपरस्टार पैदा होके आता है, मेरा ये स्ट्रांगली बिलीफ है। And it's a very good belief, Srini bhai. It's a very good belief, and you are being very honest कि आपने 60% एक प्लेयर पे लगाया है, तो फिर आपको दूसरी तरफ से थोड़ा सा यंग प्लेयर पे जाना पड़ेगा। और एक अच्छी बात है कि तेलुगु टाइटंस के जो यंग प्लेयर हैं, लाइक रजनीश, विनय रेड्डू, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। टॉकिंग अबाउट यंग प्लेयर्स, इनफैक्ट आपके पास एक नॉट सो यंग अब लेफ्ट कवर हैं, हु हैज बिकम नाउ अगेन वन ऑफ द फेसेस ऑफ तेलुगु टाइटंस, इज प्रवेश भैंसवाल। प्रवेश को रिटेन किया गया था, क्या कुछ स्ट्रेटजी थी कि राइट कवर पे सुरजीत को या किसी और एक्सपीरियंस को लेके आएंगे? बिकॉज आपके पास 2 ईरानियन डिफेंडर भी आ गए हैं, तो उनको लेके क्या सोच थी आपकी? डेफिनेटली, जैसे आपने कहा था, परवेश के लेके मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय कोचिंग करियर एज ए जूनियर इंडियन टीम, मैंने परवेश के साथ पहली बार 2016 में काम किया एज ए जूनियर इंडिया कोच। तो उस टाइम परवेश का भी इंटरनेशनल के अंदर डेब्यू था। 2016 से लेके 2023 तक आई हैव सीन दिस बॉय वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। उनको पता है उसका काम क्या है, उसको कितना तक रोल निभाना है, और कंसिस्टेंट है। मोर और क्या होता है ना, कबड्डी के अंदर जिस खिलाड़ी का भी फॉर्म देख लीजिए आप, लाइक फॉर एग्जांपल राहुल चौधरी, ये 10वां सीजन है। किसी खिलाड़ी के अंदर, प्रो कबड्डी के अंदर 10 सीजन खेलना बहुत आसान बात नहीं है। लोगों को लगता है 10 सीजन बहुत आसान है, बट कंसिस्टेंटली एज ए रेडर 10 सीजन खेलना बहुत बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए आपको किस लेवल का फिटनेस होना चाहिए, कितना इंजुरी से बच के रहना पड़ेगा, और ऑफ सीजन उनका जो मेहनत है कितना करना पड़ेगा। सेम थिंग विच इज एप्लीकेबल टू परवेश। सीजन 5 से लेके सीजन 10 तक ही इज डूइंग कंसिस्टेंटली एज पर डिफरेंट टीम्स एंड एज वेल एज द इंडियन टीम एज वेल। तो हम इसी के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं एक बात और कहूंगा, जो क्वालिटी लेफ्ट कवर्स है वेरी लेस। आप फिंगर टिप्स पे नाम बता सकते हैं, मंजीत चिल्लर, जीवा कुमार, परवेज बेसवाल, जयदीप, मनिंदर सिंह, उसके बाद कौन है? उसके बाद ढूंढना पड़ता है कहाँ है। तो डिफेंस की जो कमियां हैं इंडियन टीम के अंदर, बहुत सारा कमियां हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने परवेश को रिटेन किया है, क्योंकि राइट कवर को हमको पता था परवेश को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पास एफबीएम कार्ड था, एक स्ट्रेटेजी था। इसके मद्देनजर रखते हुए हमने परवेश को रिटेन किया है। और प्रवेश के साथ आपने, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, तो जो 2 ईरानियन प्लेयर लेके आए थे, राइट कवर और राइट कॉर्नर, क्या वो भी आपके एशियन गेम्स जो आपने देखा टीवी पे, उसके बाद की प्लानिंग का हिस्सा बने थे? एक तो उसके बाद तो मैं थोड़ा डिफर करूंगा। आपको क्या होता है ना, जब भी कोई ओवरसीज प्लेयर लेना है तो किसी प्लेयर को हमने बेंच पे बिठाने के लिए नहीं लेना चाहिए, मेरे एक मानना है। क्योंकि व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑन 30 लाख रुपीस, आप सिंपली बेंच पे बिठा के उसको एक टूरिस्ट जैसा घुमा के बेचने का कोई मतलब नहीं है। हमने ये देखा था, क्योंकि एक बंदा तो हमेद था, लास्ट ईयर हमारे तेलुगु के साथ काम किया, राइट कॉर्नर खेला था उसने, इन एंड आउट था। हमने ये सोचा ये करंट फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली ईरान के लिए खेल रहे हैं, 1 साल लगातार कैंप में भी है। तो हमने ये सोचा 13 लाख का जो प्लेयर है वो स्टार्टिंग 7 में खेल सकता है। दैट इज वन ऑप्शन मिस्टर हमिद के लिए। एंड दूसरा जो है जब्बारी, जो राइट कवर खेला है, उसने एशियन गेम
फाइनल में भी खेला है, ईरान टीम नेशनल टीम के अंदर है। जिस बंदे अगर ईरान नेशनल टीम के अंदर स्टार्टिंग 7 में खेल रहे, उस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कैलिबर तो होगा। तो हमने यही सोचा था 2 खिलाड़ी ऐसा ले लो जो आपको स्टार्टिंग 7 में काम में आएगा, नहीं तो एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन में तो काम देने वाला बंदा होना चाहिए। और दूसरा जो चीज है, मैंने पहले कहा था आपको, 60% अमाउंट जाने के बाद आपको छोटा छोटा प्लेयर ही उठाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही टीम बन पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ओवरसीज प्लेयर को लेना पड़ेगा। और हमारा जो पैसा जो बचा था एग्जैक्टली 13 लाख रुपए, एक पैसा भी ज्यादा लगाएंगे तो हमारा 18 टीम नहीं बन पाता है। तो इसी के कैलकुलेशन के मद्देनजर रखते हुए 2 Iranians we took it on 13 lakh rupees, rest 4-5 players from D category which is 9 lakh rupees, and rest you know very well. So overall, when you look at your team, श्रीनी भाई, आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि टीम का ओवरऑल बैलेंस आपको कैसा दिख रहा है? तो सुनील भाई, मैं एक ही बात कहूंगा, रोम एक दिन में नहीं बना है, ठीक है ना, कोई चैंपियन टीम एक दिन में नहीं बनता है। आई विल टेक जस्ट एन एग्जांपल ऑफ पुनेरी पल्टन। आप असलम इनामदार, मोहित गोयत, पंकज मोहिते एक दिन में ये सुपरस्टार बन के नहीं आया, क्योंकि ये टीम 3-4 साल लगातार उनको चांस देने के बाद अभी सुपरस्टार टीम बन के आया। अभी हमारा मैनेजमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिया है, आप यंगस्टर को लो, ग्रूम करो और ऊपर लेके आओ। तो हमारा एक मोटो है, मैंने पहले भी कहा था, एक कदम आगे चलना है बस, मुझे 10 कदम एक साथ नहीं चलना है, 1 एट ए टाइम आगे आगे बढ़ते जाने का। बाकी ऊपर वाले के देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद से अगर आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा एक सिंपल फंडा है ये। एब्सोल्युटली, सिंपल चीजें जो होती हैं वो कई बार ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और ये बात हम दोनों ने कई बार डिस्कस भी की है, ऑफ एयर भी, ऑन एयर भी। अच्छा, आपने पुनेरी पल्टन का नाम लिया, सडनली बड़ी अच्छी टीम बन गई। सो पुनेरी पल्टन के अलावा श्रीनी भाई और कौन कौन सी ऐसी टीम्स आपको लगती हैं जो इस बार बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही हैं? मैं डेंजरस नहीं कहूंगा, मैं बैलेंस टीम कहूंगा। लाइक जयपुर पिंक पैंथर, सेम थिंग, दे डोंट वांट टू चेंज द चैंपियन टीम, जो भी कॉम्बिनेशन है। एंड लाइकली यू सेड, यूपी योद्धा, हमेशा उनका जो डिफेंस, कोर डिफेंस है हमेशा सेम रहता है, एक आधा रेडर चेंज करते रहेंगे, वो भी बैलेंस टीम है। बेंगलुरु बुल्स, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, 25 पीपल, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, अभी रणधीर सिंह साहब को किसको खिलाना है, किसको बेंच पे बिठाना बहुत कठिनाई होगा, ठीक है। और दूसरा तमिल तलैवास, एग्जाम्पल सेम थिंग विच इज अप्लीकेबल फॉर तमिल तलैवास। जब उदय कुमार साहब ने, जब नरेंद्र कंडोला, जितने भी नए नए खिलाड़ी लेके आए थे, उनके लिए भी ब्रीथिंग स्पेस दिया था सागर राठी के लिए। 3 साल के बाद वो सुपरस्टार बन के, कैप्टन बन के उभर के आए। किसी खिलाड़ी के लिए आप सेटल होने के लिए टाइम देना पड़ता है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ युमुम्बा टीम, जो मुंबई इंडियंस, सॉरी, वो भी एक दिन में ऐसे चैंपियन टीम नहीं बना, उन्हें प्लेयर लाया, ग्रूम किया, सुपरस्टार पैदा किया, उसके बाद टीम बन के चैंपियन टीम आता है। तो आपके लिए ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ेगा, उसके साथ साथ लगातार उनके साथ एनवाईपी प्लेयर के साथ काम करना पड़ेगा। एक दिन में उनका जो करेक्शंस है और उनका जो बेटरमेंट है ओवरनेट में नहीं आता है, तो आपके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट भी ये सोच रहा है आजकल, ऑक्शन में खिलाड़ी लिया, 2 महीने का ट्रेनिंग दे दिया, चैंपियन बन गया, अभी तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपके लिए बैकअप में आपको 1 साल जो मेहनत करना पड़ता है, जो ऑफ सीजन हो, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो, उनका फिटनेस हो, उनका देखभाल हो, बहुत सारा फैक्टर करता है। तो इसीलिए हमने एक एक छोटा छोटा ईंट सो भी जमा करके एक स्ट्रांग दीवार बनाना चाह रहे हैं हम लोग। सुपर। और इस बात की इनफैक्ट ये भी मैंने अपने हैंडल पे एक बार वीडियो पोस्ट किया था कि बहुत सारी टीम्स हैं जो अपना इकोसिस्टम बना रही हैं। जैसे यूपी बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे यू मुंबा जो है कर रही है, जैसे बेंगलुरु बुल्स में करते हैं कि आप 5-6 प्लेयर्स का कोर बना लेते हैं, फिर उनको धीरे धीरे ग्रूम करते हैं। तो आप भी श्रीनी भाई उसी लाइन पे चल रहे हैं अभी कि 6-7 प्लेयर आइडेंटिफाई करो, उनको तेलुगु टाइटंस का ब्रांड बनाओ, अपने पास रख के ग्रूम करो? डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद क्या करना पड़ता है, आप यंग टैलेंटेड प्लेयर को लेके आओ, उनकी थोड़ा 1 साल का समय दीजिए, उनके पीछे काम कीजिए। फिर क्या होता है ना, ऑक्शन में एक स्टार प्लेयर लेने के बाद आपका बैलेंस टीम बन जाता है। बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा बेंगलुरु बुल्स का। बेंगलुरु बुल्स, रणधीर सिंह शेरावत साहब ने क्या किया, हमेशा 1-2 स्ट्राइकर उनके पास ऑलरेडी था, उनके बावजूद जो कॉर्नर से हमेशा उनको नया नया खिलाड़ी खिलाया, सौरभ नंदल, अमित शोरेन, जितने भी खिलाड़ी है सब नए नए खिलाड़ी खिलाए, उसके बाद फिर टीम बनता है।
तो क्या होता है ना, आपके पास एक 5 करोड़ का बजट है, एक स्टार खिलाड़ी की लेने के बाद आपके पास बजट बचता ही नहीं है, तो क्या होता है ना, फिर टीम बन नहीं पाती है। और दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, जो ऑल स्टार जिसने भी टीम लिया है अभी तक, तो वो टीम कभी जीत नहीं हाँ, पाई है। ये भी फैक्ट है, आई आपको एग्री, मानना ही पड़ेगा ये बात। तो क्या होता है ना, आई एग्री। एक टीम के अंदर एक दो सुपरस्टार चलता है, अगर 10 सुपरस्टार रहेंगे तो टीम आगे नहीं जा पाएगा, टीम आगे नहीं खेल पाएगी, बहुत सारा ईगो क्लैशेस रहता है, कोचेस को हैंडल करना बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो ये फैक्ट जो है, जिस नया खिलाड़ी के अंदर जितना भूख है, वो मैं ये कहूंगा 3 4 5 सीजन खेलने के बाद उतना भूख उसके अंदर नहीं रहता है। और दूसरा जो फैक्ट है ना, उसका जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, अपोनेंट टीम ऑलरेडी स्टडी कर चुका होता है। जो नया खिलाड़ी है उसको स्टडी करने के लिए 4 5 मैच ऐसे निकल जाता है, और वो 4 5 मैच हमारे लिए फायदे में हो गया तो टीम का नया पार हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। और इंजरी जो है, यंग प्लेयर को रिकवरी करने के लिए जल्दी रिकवरी हो जाता है, और इंजरी चांसेस बहुत ही कम रहता है। ये भी एक फैक्टर है। सुपर सुपर, आप बड़े टेक्निकल और बड़ी दिल खोल के प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं श्रीनी भाई। एक चीज और जो हम लोग कमेंट्री में डिस्कस किया करते थे, तो एज अ कोच मैं आपका व्यू चाहता हूं कि जैसे अभी जो आपके 2 ईरानियन आए हैं, राइट कवर राइट कॉर्नर, वो पहली बार प्रवेश के साथ खेलेंगे, पहली बार इंडियन डिफेंस के साथ खेलेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आप कैसे किस प्रकार से सेट करने की सोच रहे हैं? इसके लिए भी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जयपुर पिंक पैंथर। सुनील के साथ कभी ईरानियन डिफेंडर कभी जिंदगी में नहीं खेला, लेफ्ट कवर जो है, तो ऑल ऑफ रेजा मीर सडन बिकम वगैरह सुपरस्टार। तो क्या होता है ना, जी। जब तक आप किसी नया चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे, वो चीज क्लिक होता है नहीं होता है, आप उस मैदान के अंदर उस दौरान ही पता चलता है। तो हमेशा कोचेस के लिए ये सोचना पड़ेगा, जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट, उसका जो बेटर रिजल्ट मैं ये कहूंगा, पता भी नहीं चलता। आप पुराना जो, जैसे मैंने कहा था ना, आप हमेशा सुनील परवेश का जोड़ी को लेकर चलेंगे तो कभी कभी मिलता नहीं है, और उसके बाद क्या करना है वो भी सोचना पड़ेगा ना। तो वो कॉम्बिनेशन के लिए आपको हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा, परवेश तो लेफ्ट कवर खेलता ही खेलता है, और राइट कवर बंदा दूसरा जो खेलता है वो भी राइट कवर खेलता है। तो उन दोनों जोड़ियों को 2 या महीना 3 महीना या 1 महीने के अंदर हम सेट करने का, अंडरस्टैंडिंग कराने का है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर परवेश और सुनील एक साथ खेलेंगे बोल के कहीं लिख के नहीं रखा है ना प्रो कबड्डी रूल के अंदर। तो आपका माइंडसेट यही ट्रू। होना चाहिए, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे सुरेंद्र नाडा हो या मोहित चिल्लर हो, उसके बाद भी टीम चल रहा है, उसके बाद भी टीम खेल रहे हैं। विशाल माने जीवा के बाद भी कवर जोड़ी बन गए ना। तो हमेशा करेक्ट। एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ तो टीम बनते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद कौन होगा बोला, आज विराट कोहली ने 50th सेंचुरी बना के हिस्ट्री क्रिएट किया। हमेशा क्या होता है ना, यंगर जनरेशन आते रहता है, नया जनरेशन रिटायर होते रहता है, तो कॉम्बिनेशन भी बनते रहेंगे। तो जब तक नया नया आएगा ना, तो कबड्डी में भी नया नया चीज सीखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। उसका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, हमारे भी प्रैक्टिकली जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं घुसेंगे, तो आपको नया जो इन्वेंटिव है, जो नया इन्वेंट्री है, जो नया पता करने का जो ये है ना, वो खोज निकल के नहीं आती है। तो हमेशा ट्राई करना पड़ेगा हमारे को। सुपर, फाइनल लास्ट क्वेश्चन श्रीनी भाई। वैसे तो मतलब इतनी सारी बातें, मैं और आप अगर बातें करने बैठ जाएं तो पूरा दिन पूरी रात निकल जाती है कबड्डी पे, बट वन फाइनल लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी तेलुगु टाइटंस दिस टाइम इन प्रो कबड्डी? जैसे मैंने आपका पहला क्वेश्चन से अभी तक मैं यही बोल रहा हूँ, हमारा राइट नाउ हमारा जो टीम का जो पिछले साल का जो स्टैंडर्ड था, नंबर 12 पे था। तो मैं ये कहूंगा, मेरे दिल से बोल रहा हूँ आपको, मैं 1 एट अ स्टेप आगे जाना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो पहला हडिल है, मुझे टीम क्वालिफाई कराना है, दैट इज माय फर्स्ट हडिल है। तो हमारा बेस्ट टॉप 6 के अंदर टीम को पहुंचाना है, ये मेरा पहला हडिल है। उसी के लिए मैं एक एक कदम आगे बढ़ के धीरे 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 मैं आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए भी मैं सारे फैंस को, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टीम को दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी हमारा गलतियां है आप खुल के बोलिए। हम जो भी हमारा मिस्टेक्स है, और आप बताने के बाद हम सुनने का पूरा इंटरेस्टेड है। ऐसे नहीं हम कोई ईगो के लेके नहीं बैठा, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ किसी ना किसी बंदे से हम सीखता है। तो डेफिनेटली काइंडली गिव योर सजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ तेलुगु टाइटन। सुपर सुपर, तो श्रीनी भाई ने अपने सारे तेलुगु टाइटंस के फैंस को भी खुला न्योता दिया है कि आप भी
घर बैठ के टीम को सपोर्ट कीजिए, और इस टीम को सपोर्ट भी चाहिए, इस टीम को प्यार भी चाहिए। एंड आई रियली होप श्रीनी भाई कि अंडर योर लीडरशिप ये टीम इस बार ऊपर जाएगी। पवन सरावत और प्रवेश भैंसवाल के साथ ये टीम मिलके पिछली बार से कहीं बेहतर परफॉर्म करेगी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीजन 12 श्रीनी भाई। थैंक यू सो मच सुनील भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।